सो हेलो एवरीवन, वेलकम। आज मैं आपको बहुत ही डिटेल में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अटॉर्नी वू की कहानी बताने वाली हूँ। मैंने चैनल्स में देखा है, बहुत से चैनल में वो बस ऐसी ऊपर ऊपर की स्टोरी बता देते हैं, बट मैं आपको डिटेल में एकदम बताने वाली हूँ। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि दो कपल्स अपने घर आते हैं। वो घर जैसे ही आते हैं थोड़ा रिलैक्स करते हैं कि उन्हें बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आने लगती है किसी की लड़ने की। वो एकदम पैनिक करते हैं, इधर उधर देखते हैं, अपने बच्चों का नाम पुकारते हैं और फिर उन्हें ऊपर की तरफ से आवाज़ आने लगती है। फिर वो ऊपर जाके देखते हैं तो उनका जो बड़ा बेटा होता है, जो कि ऑटिस्टिक होता है, बोल नहीं पा रही हूँ मैं, सॉरी। तो जो भी वो मतलब अपनी वो अटर्नी जैसा हाल होता है उसका भी, तो वो अपने छोटे भाई को मार रहा होता है। तो ये सीन देख के ना मतलब माँ बाप जो दोनों कपल्स होते हैं वो एकदम हक्के बक्के रह जाते कि आखिर वो क्या रहा है। फिर वो जाके अपने बड़े बेटे को रोकते हैं कि रुक जाओ, क्यों मार रहे हो उसे। फिर माँ देखती है कि जो छोटा बेटा है जो लेटा हुआ है ज़मीन पे, वो मतलब सांस नहीं ले रहा है, मतलब बिल्कुल मरने की कगार पे है, वो मर चुका है। और जो बड़ा बेटा है वो चिल्ला चिल्ला के मतलब उसका मतलब वो ट्रिगर नहीं हो जाता ऑटिस्टिक पर्सन्स के, मतलब जब कुछ होता है हादसा वादसा मतलब कुछ देखते हैं तो बहुत जल्दी उनका वो ट्रिगर हो जाता है और फिर वो चिल्लाने लगते हैं, मतलब अजीब हरकतें करने लगते हैं। तो यहाँ पे अपना जो वो बड़ा बेटा था तो वो हल्ला कर रहा था कि रुक जाओ, मत जाओ, मत जाओ, मत मरो, मत मरो। और यहाँ पे इंट्रोडक्शन, दिस इज पिंक सू, केस थर्ड। फिर हमारी अटॉर्नी को दिखाया जाता है जो कि आज बहुत खुश है क्योंकि उसे खुद का कैबिन मिला है और कैबिन के सामने उसकी नेम प्लेट है और वो उसी को देख देख के मुस्कुरा रही है। पीछे से एक एम्प्लॉय आती है जो कहती है, ओहो बधाई हो, तुम्हें तुम्हारी खुद की नेम प्लेट मिल गई। वो बोलती है हाँ। फिर वो उसे बोलती है अलाओ मैं तुम्हारी एक फ़ोटो खींच देती हूँ। फ़ोटो खींचते टाइम वो कहती है स्माइल करो, पर वो स्माइल नहीं कर पाती है। तो वो बोलती है कोई बात नहीं, जैसा था तुम्हारा फेस तो वैसा ही रहने दो, चलो मुझे फ़ोटो खींचनी। तो इतने में अटॉर्नी को वू को एक्चुअली कॉल आ जाता है उसके पार्टनर का, जो उसका पार्टनर रहता है मतलब केस संभालने में। फिर वो उसे उसी केस के बारे में बताता है जो अभी हमने देखा था, जहाँ पे कपल्स के दो बेटे झगड़ रहे थे और एक छोटे बेटे की मौत हो गई थी और बड़ा बेटा ऑटिस्टिक था। तो यहाँ पे मतलब जो इसका पार्टनर होता है वो उसको बोलता है कि तुम इस केस को ज़्यादा अच्छे से समझोगे क्योंकि तुम्हें ऑटिज़म है। तो मतलब अटॉर्नी को थोड़ा अजीब लगता है, मतलब बुरा तो नहीं कह सकती क्योंकि उसे किसी चीज़ का बुरा नहीं लगता, शी इज़ वेरी सोलफुल। तो बुरा तो नहीं लगता, बट वो सवाल करती है कि मैं ऑटिस्टिक हूँ इसीलिए। तो वो बोलते हैं नहीं, बट तुम्हें पता होगा कि तुम कैसे डील करती हो, कैसे क्या होता है। फिर वो अच्छे से इस केस के बारे में बताते हैं और बताते हैं कि जो अपना विक्टिम है उसकी 22 हड्डियाँ रिब्स की टूटी हैं। तो ये अटेम्प्ट टू मर्डर भी हो सकता है क्योंकि अगर सीपीआर देने की कोशिश की गई हो, अगर बचाने की उसकी कोशिश की हो, तो 22 हड्डियाँ कैसे टूटी और वहाँ पे आसपास कोई था भी नहीं। और जो अपना विक्टिम है उसने दारू भी पी रखी थी, मतलब उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में नशीले पदार्थ मिले गए हैं। फिर वो लोग जाते हैं, नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो उसके मम्मी पापा से मिल रहे होते हैं और इस केस के बारे में बात कर रहे होते हैं। फिर वो बात करते हैं कि क्या छोटे बेटे और बड़े बेटे कभी लड़ाई करते थे, मतलब लड़ाई झगड़ा होता था। तो वो बताते हैं नहीं, मेरे किड्स बहुत ही परफेक्ट थे। बड़े बड़े बेटे को ऑटिज़म था बट मेरा छोटा बेटा उसे बहुत प्यार करता था, बहुत पसंद करता था, उसके बिना एक पल उसको अच्छा नहीं लगता था और वो दोनों बहुत ही खुश रहते थे। और जो यहाँ पे हमें पता चलता है कि जो हमारा एल्डर सन था, जो छोटा वाला सन था, तो वो मतलब बहुत ही मतलब पढ़ाई में अच्छा था। CSAT ऐसा करके एग्ज़ाम होता है जिसमें उसके बहुत अच्छे नंबर आए थे और वो मेडिकल स्कूल में था और मतलब बहुत ही अच्छा बच्चा था। उसका मतलब कैरेक्टर ऐसे पोर्ट्रे किया जाता है जैसे बहुत अच्छा था। इसके बाद हम एक बहुत ही फेमस सीन देखते हैं जो कि आजकल हर एक मतलब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में चर्चे में है कि वहाँ पे वो अटॉर्नी को लिफ्ट में आना होता है, हमारा हीरो लिफ्ट रोक देता है ताकि अटॉर्नी आ सके और ये काइंडनेस दिखाता है ऑटिज़म पर्सन की तरफ। बट क्या आपको लगता है कि रियल लाइफ में भी लोग ऑटिज़म की तरफ इतने काइंडनेस होते हैं? अगर होते हैं और नहीं होते हैं तो कमेंट करके बताना। फिर अपनी जो वो होती है अटॉर्नी वो अपने हीरो के साथ जाती है, मतलब रूम में जाती है और रूम में बोल रही हूँ, आई एम सॉरी, वो ऊपर जाते हैं लंच करने और वहाँ पे वो लंच कर रही होती है। एक्चुअली वो आज अपना लंच ना खुद घर से बना के लाई होती है और फिर वो दोनों बात कर रहे होते हैं, व्हील्स के बारे में बोलना शुरू करती है और बंद ही नहीं होती, मतलब व्हील्स के बारे में तो कुछ भी बुलवा लो अपने अटॉर्नी से। ये देख के बाकी एम्प्लॉयज़ कहते हैं मुझे इसको चुप कराना चाहिए। इस सीन को देखते हुए लगता है कि मतलब जो वो एम्प्लॉय रहती है ना वो थोड़ी अटॉर्नी से अपनी जेलिस रहती है क्योंकि अपना हीरो उसको बहुत अटेंशन दे रहा होता है, क्योंकि वो इस वेल्स के बारे में बात भी कर रही होती है पर फिर भी अपना जो हीरो होता है उसे बहुत अटेंशन दे रहा था, उसकी बातें को इन्जॉय कर रहा था। फिर नेक्स्ट सीन में हमारी हीरोइन जो होती है वो विंडोज़ से खेल रही होती है, वो जो पैनल्स नहीं होते जिनको बंद ऊपर नीचे मतलब धूप के लिए मतलब कभी कभी करते हैं और एयर को पास होने के लिए, उससे खेल रही थी। फिर उसी रूम में जो अपना पहली बार वो बड़े बेटे को देखता है और बड़े बेटे को देख के ही उन दोनों की धड़कनें ना तेज़ हो जाती है, मतलब यार उतना लंबा चौड़ा मोटा हट्टा कट्टा
था कि अपनी अटॉर्नी तो मतलब दिल की धड़कनें तेज होता जाती है। मतलब ये सीन बहुत फ़नी था। फिर वो उससे बात कर रहे, मतलब इस सीन को यार बहुत ही फ़नी पोर्ट्रे किया गया है। मतलब आप देखोगे ना तो बहुत मज़ा आता है। बट फिर वो उससे बात करने की कोशिश करते हैं और सीधे ही सवाल टोप देते हैं कि भाई उस रात तो क्या हुआ था, तुमने क्यों अपने भाई को मारा। अरे जब ऑटिस्टिक पर्सन से ऐसे सीधे सवाल पूछोगे तो वो तो अजीब से बिहेव करेगा नहीं। और होता भी यही है। अपना जो जाइंट बेबी होता है, जो भी, मतलब बेबी इसलिए बोल रही क्योंकि इसकी हरकतें बच्चों जैसी, तो वो एकदम मतलब उसको ट्रिगर हो जाता है और वो बोल एक ही शब्द बोलता है, चिंतन डाई, मतलब डाई स्टॉप डाई स्टॉप डाई स्टॉप। फिर नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जिसमें अटॉर्नी अपने पापा के पास पहुंचती है। तो वो अपने पापा से उदास होकर पूछती है कि आखिर ऑटिस्टिक पर्सन से कैसे बात किया जाए। आपके पास मैं थी ना, एक ऑटिज़म वाली मैं थी, तो आपने मेरे साथ कैसे कोप किया, कैसे मुझे संभाला, कैसे मेरे से बात करते थे, आप मुझे समझाओ ताकि मेरे केस में मुझे मदद मिले। उसके पापा उसको बोलते हैं ठीक है, और वो उसको फ्लैशबैक पे ले जाते हैं, मतलब पास्ट की बातों पे ले जाते हैं कि कैसे उन्हें कितनी प्रॉब्लम होती थी। मतलब उनकी बेटी को, मतलब वो बेटी उनके पास होती थी बट फिर भी उनको लगता था उनके पास कोई नहीं, क्योंकि उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था। मतलब एक सीन तो ऐसा है जिसमें बहुत रोना आ जाता है। मतलब फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि मतलब वो गिर गए होते हैं, उनके चोट पे लग गई होती है। वो अपनी बेटी को बुलाते हैं कि देखो पापा को चोट लग गई, बट वो कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं करती। वो अपना खेल रही होती है ज़मीन पे, लेगो पीसेस को इधर उधर कर रही होती है। और वो रोते हुए कहते हैं थोड़ा पापा को दर्द हो रहा है, प्लीज़ देखो प्लीज़ देखो, बट उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वो यही चीज़ समझाने की कोशिश कर रहे थे कि मतलब तुम्हारे साथ रहना मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी के साथ ही नहीं हूँ, कोई है ही नहीं। मतलब तुम एग्जिस्ट ही नहीं करती हो, तुम ऐसे कभी कभी बिहेव कर, मतलब हमेशा बिहेव करती थी। अब चीज़ें बहुत अच्छी है पर पहले बहुत बुरी थी। और मुझे ये देख के ना बहुत सैड फील हुआ करता था बचपन में मेरे लिए। अभी तो फिर भी चीज़ें ठीक है, बट बचपन में जो चीज़ मतलब हालात थे तो वो बहुत ही ज़्यादा बुरे थे। और यही बोलते बोलते एक और सीन हम देखते हैं जहाँ पे अपनी अटॉर्नी मतलब छोटे में, मतलब एक किसी के बेड के ऊपर, मतलब बाहर कुछ रखा था उसके ऊपर लेटी हुई होती है और रो रही होती है। मतलब तो फिर उसके पापा उसको ढूंढते हैं, मतलब ढूंढते हुए जाते हैं, मतलब कि कहाँ है कहाँ है। तो वो देखते हैं कि एक शॉपकीपर की दुकान के बाहर उसके टेबल के ऊपर लेट के रो रही है और उठ नहीं रही है वहाँ से, बस रोती जा रही रोती जा रही। वो बोल रहा है कि उठ जाओ वरना मैं पुलिस को बुला दूँगा। फिर अब उसके पापा आते बड़ी समझदारी से उसको समझाते हैं, उठ जाओ वरना मैं तुम्हारे ऊपर केस कर दूंगा। और तुम जानते हो कि अगर मैं तुम्हारे ऊपर केस कर दूंगा तो क्या कौन सी धारा है तुमको लगेगी। ये सुनती वो चुप हो जाती है क्योंकि उसको लॉ का इतना शौक रहता है, वो बचपन से ही लॉ की बहुत शौकीन रहती है। फिर उसके पापा बोलते कि चलो घर, मैं तुम्हें और बहुत कुछ बताऊंगी कि माइनर केसेस में और क्या क्या हो सकता है। फिर उसके बाद वो दोनों आराम से अपने घर चले जाते हैं और फिर अटॉर्नी को वो बताते हैं, मतलब वो बताते हैं कि देखो अगर तुम्हें किसी ऑटिज्म वाले पर्सन से बात करना है, किसी स्पेशल पर्सन से, तो तुम्हें उसे समझना पड़ेगा। तुम्हें सबसे पहले उसे कंफर्ट करना पड़ेगा। तुम्हें बताना पड़ेगा कि हाँ हम भी तुम्हारे जैसे हैं, तुम्हारी बात को समझते हैं, तुम्हारी फीलिंग को समझते हैं, तुम जो सोचते हो वो हम भी समझते हैं। और तुम्हें ना काफ़ी एफर्ट डालना पड़ेगा, क्योंकि जब तक तुम एफर्ट डालोगे नहीं तो तुम कम्युनिकेट कैसे कर पाओगे ढंग से। तो तभी ऐसा में तुम कर पाओगे सही ढंग से। और फिर अपनी वो को ये बातें समझ आती हैं और फिर वो वहाँ बैठे बैठे एक प्लान बनाती है कि क्यों ना हम उसको उसी की तरीके से बात करें। तो जो बड़ा बेटा होता है ना, तो वो रैप का बहुत शौकीन होता है। तो ये तीनों एक प्लान बनाते हैं। जैसे ही वो आता है तो ये एक फ़ोन से एक बीट बजा के रख देते हैं वहाँ पे, मतलब रख देते हैं फ़ोन जिससे बीट बज रही होती है। तीनों एक एक माइक पकड़ के, एक माइक पिनसुंग को भी दे के, मतलब ये बड़ा बेटा जिसका नाम पिनसुंग ही है शायद, तो फिर उसको एक माइक देते हैं और एक माइक खुद पकड़ते हैं और गाना गाने लगते हैं। और गाना भी ऐसा वैसा नहीं, कोई रैंडम नहीं, ऐसा गाना जिसमें खुद का इंट्रोडक्शन दे रहे थे, खुद के बारे में बता रहे थे और जो पिनसुंग है उसकी ना तारीफ़ कर रहे थे। और ये इस मेथड से सोच रहे थे इससे कम्युनिकेट करने का, कि इससे हम अच्छी तरीके से इससे कम्युनिकेट कर रहे थे। और बात बन भी रही थी क्योंकि ये लोग गाना गा रहे थे ना, तो वो भी इसे इंजॉय कर रहा था। और एंड तक आते आते इसने भी मतलब गाना गा के खुद को मतलब बताना शुरू कर दिया था। बट फिर इसने क्या हुआ कि फिर बाकी लोग ना थोड़ा फोर्स करने लगे और इससे सवाल पूछने लगे। तो जैसे ही इससे सवाल पूछने लगे तो फिर इसको मतलब ट्रिगर हो गया। फिर इसने मतलब उटपटांग हरकतें करना शुरू करें, अपने सर पे हाथ मारना शुरू कर दिया, डाई स्टॉप बोलना शुरू कर दिया। तो तभी अपनी जो वो है उसने बोला क्या तुम्हारे भाई ने सुसाइड किया था। तो अपने पिंसुम ने जवाब दिया हाँ। ये सुनते ही सब हक्के बक्के, उसकी माँ तो और भी हक्की बक्की। बट उसकी माँ बोलती नहीं मैं तुम्हें गलत साबित करके रहूँगी। और उसने उससे और भी रैंडम सवाल किए, कुछ भी उटपटांग, और उसके भी जवाब नहीं, उसने हाँ बोला। फिर अपनी जो वो है वो अपने हीरो के साथ जा रही थी, तभी हीरो की एक पुरानी दोस्त मिल जाती है और वो हीरो को क्या बोलती है कि
तुम शायद मतलब हेल्प कर रहे हो एक ऑटिस्टिक पर्सन की, क्योंकि वो को देख के उसको लग रहा था कि ऑटिस्टिक पर्सन है, उसकी हेल्प कर रहा है, वॉलंटियर कर रहा है, क्योंकि पहले भी ये लोग यही करते थे। तो वो को लगता है, तो ये हीरो समझता है कि ये ऐसा बोल रही है कि मैं इस पर दया कर रहा हूँ, इसलिए मैं इसके साथ हूँ। वो को ज़्यादा इससे फ़र्क नहीं पड़ता, पर अपने हीरो को फ़र्क पड़ता है, क्योंकि इस सीरीज़ में शायद इनका लव एंगल होने वाला है, तो अपने हीरो को फ़र्क पड़ता है। वो तो चली जाती है कह के, बट हीरो को ये अच्छा नहीं लगता कि यार मैं वो उससे सही ढंग से बता भी नहीं पाया, मैं जवाब नहीं दे पाया कि मैं कोई वो नहीं कर रहा हूँ, मतलब कोई दया नहीं दिखा रहा हूँ। मुझे वो अच्छी लगती है, मैं उसको उसके साथ रहना अच्छा लगता है, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। बट फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अपना हीरो और ये हीरोइन मतलब गए होते हैं उसी कमरे में जहाँ पे ये घटना घटी होती है, वहाँ पे छानबीन करने की, आखिर कोई सबूत मिल जाए। फिर लोग थोड़ा ढूंढते हैं, इधर उधर देखते हैं, मतलब एक कैमरा लिए रहते हैं जिससे ये लोग देखते हैं, क्योंकि जो बड़ा भाई है वो बहुत लंबा है, तो ये सोचते कि उसके आई लेवल पे हम लोग देखेंगे कि क्या दिखता है, कहीं पे कोई रस्सी वस्सी तो नहीं जिससे वो फांसी लगा के मरना चाहता हो। फिर बड़े भाई ने उसको रोकने की कोशिश की हो, बचाने की कोशिश की हो, और इसी चक्कर में मतलब ये सब हुआ हो। तो लोग देखने की कोशिश करते हैं उसकी आई लेवल में, और उन्हें मिल भी जाती है, एक रस्सी मिल जाती है, साथ में एक डायरी भी मिलती है, मतलब अपनी हीरोइन को एक डायरी भी मिलती है। फिर वो रस्सी से मतलब सोच रहे होते हैं कि शायद उसने लटकने की कोशिश की होगी, अपना आया होगा, बड़ा भाई आया होगा और उसने उसको रोकने की कोशिश की होगी, और वो नहीं रुका होगा, तो वो उसको ऐसे पकड़ के उसने खींच दिया होगा और नीचे गिरा दिया होगा, क्योंकि वो काफ़ी बड़ा है, भारी भरकम है, जिससे उसकी हड्डियाँ टूट गई होंगी। फिर वो उसको CPR देने की कोशिश कर रहा होगा, तो शायद इसी में उसकी मौत हो गई, ऐसा कुछ। फिर वो उस डायरी को लेते हैं, पढ़ते हैं, और फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि ये लोग उस डायरी को गौर से पढ़ते हैं, और इस डायरी में बहुत सारी ऐसी बातें लिखी होती है, बहुत सारे पेजेस में ऐसी बातें लिखी होती हैं जो काफ़ी गौर करने वाली होती हैं। तो वो लोग उस डायरी के पेजेस को लेके उनके मम्मी पापा के सामने जाते हैं, मतलब वो लोग नहीं जाते, हीरो नहीं जाता, मतलब फिर उसका पार्टनर जाता है जो इस केस में काम कर रहे हैं। उस डायरी के पेजेस को दिखाते हैं कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, पर माँ बाप मानने को तैयार ही नहीं होते, कहते कि हमारा बेटा तो टॉपर था, इतना अच्छा पढ़ने में था, हमारा बेटा ऐसा कर ही नहीं सकता, ऐसी चीप हरकत कर ही नहीं सकता, हमारी रिपुटेशन का सवाल है, ऐसे एलिगेशंस मत लगाओ। तो वो कहते हैं नहीं नहीं आप ध्यान से देखिए। फिर उसको बताता है कि डायरी के पेजेस में ऐसा ही लिखा है कहीं कहीं पे कि मैंने मरने की कोशिश की, पर मेरे बड़े भाई ने देख लिया, क्या फ़र्क पड़ता है, मेरे बड़े भाई ने देख लिया, उसे तो कोई समझ आती नहीं मैं हूँ या ना हूँ, मेरे रहने ना रहने से उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। बट जब भी मैं मरने की कोशिश करता हूँ तो वो पागल सा हो जाता है, उसे पता नहीं है कि मरना क्या होता है या मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, पर वो फ़िक्र करने लगता है, वो मुझे रोकने लगता है, और जब वो मुझे रोकने की कोशिश करता है तब मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे अच्छा लगता है कि वो फिर भी मेरी फ़िक्र करता है, उसको पता नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ, पर जब मैं मरने की कोशिश करता हूँ तब उसे मेरी फ़िक्र होती है। और फिर हमारे हीरो को दिखाया जाता है, मतलब कि वो अपने घर आ गया होता है, वहाँ पे वो लेट के सोच रहा था यार मैं कैसे बोलूँ, सॉरी बोलना चाहिए मुझे। फिर वो सोचता है यार सॉरी किस बात के लिए बोलूँ, मैं बेवकूफ़ हूँ क्या, मुझे उसको अपने सामने जाके मैं सॉरी बोलना चाहिए, ऐसे मैसेज में नहीं बोलना चाहिए। और यहीं पे हमारा फर्स्ट पार्ट एंड होता है। अब मैं सेकंड पार्ट भी ला दूँगी अभी शाम तक, अगर आप